हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी लेसन्स मेड इजी में। आज का टॉपिक है साइज रिडक्शन का कंटिन्यूशन। मेरे पिछले वाले वीडियोस में मैंने साइज रिडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शन के दूसरे नाम क्या हैं, साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, उसको करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज के हमारे वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैकेनिज्म क्या है साइज रिडक्शन का, कौन कौन से मोड से हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें साइज रिडक्शन प्रोसेस करना है, और साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए, नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैकेनिज्म क्या है साइज रिडक्शन का। ये एक्चुअली मटेरियल जिसका साइज रिडक्शन होना है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, बट जनरली जो स्टेप्स हैं साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म के, उसमें सबसे पहला स्टेप है इम्पैक्ट, जिससे जैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है तो जो सब्सटेंस है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और फर्दर इम्पैक्ट से पार्टिकल टूट जाता है इनटू डिफरेंट स्मॉल साइज पार्टिकल्स और उसमें एडिशनल सरफेस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला मैकेनिज्म जो है इम्पैक्ट पड़ने से मटेरियल में क्रैक्स आते हैं, जो कि और ज़्यादा इम्पैक्ट देने पे वो क्रैक्स बढ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बड़ा पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है और उससे एडिशनल सरफेस क्रिएट होता है। दूसरा मैकेनिज्म जो साइज रिडक्शन का है वो है एट्रिशन। एट्रिशन में जनरली जो मटेरियल है वो रगड़ खाता है, एट्रीशन प्रोड्यूस करता है जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और साइड से उसकी एजेस ब्रेक होती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो है वो अमॉर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, और इसमें जो फ्लॉज हैं वो डेफिनेट डिग्री के रहते हैं। जैसे ही ये जो इसके फ्लॉज हैं वो वीक पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, तो जैसे ही उसको एक इनफ या सफिशिएंट स्ट्रेस मिलता है तो जो जितने भी मैकेनिज्म्स हैं जैसे इम्पैक्ट हो गया, शेयर हो गया, कंप्रेशन, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे जो कि एक आउटसाइड फोर्स है, तो ये जो इसके वीक पॉइंट्स हैं वो क्रैक्स में कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली वो टूट जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें छोटे पार्टिकल्स जो हैं ऑब्टेन होते हैं जब हम एडिशनल सरफेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्ट्रेस के मेथड्स हैं जो साइज रिडक्शन में अप्लाई किए जाते हैं, हम उसकी कटिंग कर सकते हैं शार्प ब्लेड की हेल्प से जैसे कटर मिल में करते हैं। कंप्रेशन भी एक तरीका है जिसमें दो रोलर्स के बीच में प्रेशर अप्लाई करके मटेरियल को क्रश किया जाता है जैसे रोलर मिल में होता है। तीसरा तरीका है इम्पैक्ट, जैसे हथौड़े से मारना या बार्स जो कि हाई स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो मटेरियल का लंप है वो उन रोटेट करते हुए हैमर से टकराएगा और वो मटेरियल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देगा और थोड़े टाइम के बाद वो और छोटे 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 पार्टिकल्स होते रहेंगे। तो इम्पैक्ट जो है वो मेनली हैमर मिल में यूज होता है। इसके अलावा एट्रीशन एक तरीका है जिसमें मटेरियल रबिंग एक्शन से, दो सरफेस के बीच में रबिंग एक्शन से टूटता है। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है, जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल में एट्रीशन यूटिलाइज होता है। हालांकि हर मिल का एक प्रोमिनेंट मोड हो सकता है स्ट्रेस अप्लाई करने का, बट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस मोड्स भी यूज होते हैं अलग अलग मिल्स में। जैसे बॉल मिल में इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों काम करते हैं, फ्लूइड और एनर्जी मिल में इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों काम करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बाय डिफरेंट मोड। ये मोड हो सकता है आपका कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रीशन। अभी तक हमने देखा किस 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 मैकेनिज्म से साइज रिडक्शन होता है। पहला मैकेनिज्म था इम्पैक्ट, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में
टूटता है बड़ा पार्टिकल बाय एक्सटेंशन ऑफ क्रैक्स। और दूसरा मोड था एट्रिशन, जिसमें कि स्ट्रेस अप्लाई करने पे जो एजेस हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और साइज रिडक्शन होता है। जो मोड्स हैं स्ट्रेस अप्लाई करने के, उसमें कटिंग है शार्प ब्लेड की हेल्प से जैसे कटर मिल, कंप्रेशन है रोलर्स के बीच में क्रश होने पे जैसे रोलर मिल, इम्पैक्ट है जैसे हैमर मिल जिसमें हाई स्पीड से एक इम्पैक्ट पड़ता है मटेरियल पे जिससे वो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा है एट्रिशन, जिसमें कि मटेरियल रबिंग एक्शन से, दो सरफेसेस के बीच में रबिंग एक्शन से टूटता है, जो सरफेस फिनोमिना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स पे। तो सबसे पहला जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट का क्लास है वो है क्रशर, जैसे एज रनर मिल, एंड रनर मिल, ये दोनों क्रशर्स हैं। हम अगले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर है ग्राइंडर। ग्राइंडर का मतलब ग्राइंड करने वाला, इसमें इम्पैक्ट एक मैकेनिज्म यूज हो सकता है ग्राइंडिंग के लिए जैसे हैमर मिल में, इसमें रोलिंग कंप्रेशन यूज हो सकता है जैसे रोलर मिल में, इसमें एट्रिशन यूज हो सकता है जैसे एट्रिशन मिल में, टम्बलिंग यूज हो सकता है जैसे बॉल मिल में। तो ये चारों तरीके जो ग्राइंडिंग के हैं, इम्पैक्ट, रोलिंग कंप्रेशन, एट्रिशन और टम्बलिंग, ये सब ग्राइंडर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपका फ्लूइड एनर्जी मिल है जिसमें कि अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर का यूज होता है, और कटिंग मशीन का एग्जाम्पल है आपका कटर मिल, तो कटिंग मशीन भी उसमें यूज हो सकता है। तो ये चार तरीके से आप साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, और आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन प्रोसेस में। इसका मतलब जब हम पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, साइज रिडक्शन को। इसका मतलब है हमें क्या क्या चीज चूज करनी है। जैसे वो मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर हो सकता है कि जिस मटेरियल को आपको तोड़ना है वो कैसा है, वो हार्ड तो नहीं है, जैसे आयोडीन है वो बहुत हार्ड और एब्रेसिव है, तो हार्ड मटेरियल डिफिकल्ट होते हैं तोड़ना। आयोडीन है, हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज करके हम आयोडीन को क्रश करते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिससे एब्रेशन होके मिलिंग पार्ट ही टूट जाए या वियर एंड टियर हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आपका मटेरियल कैसा है। अगर वो हार्ड है तो हमें इन सब चीजों का ध्यान में रखना होगा। अगर वो मटेरियल फ्राइबल है, जैसे सुक्रोस है, चीनी या फिर ड्राइड फिल्टर केक है, वो फ्राइबल होते हैं, तो वो फ्रैक्चर कर सकते हैं अलॉन्ग विद जो उनका एक प्लेन है उसके अकॉर्डिंगली। और जो ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं वो आप आसानी से छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो, बट अगर कोई सब्सटेंस बहुत चिपचिपा है तो आप उसको तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट समझेंगे। उसके अलावा अगर कोई मटेरियल बहुत फाइब्रस नेचर का है, जैसे मुलट्ठी, इंग्लिश नेम ग्लाइक्राइजिया, जिंजर है आपका, अदरक है, तो वो क्या है, फाइब्रस नेचर का है, तो अगर आप उस पर प्रेशर या इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से नहीं टूटता है और वो टफ है उसे तोड़ना, इसलिए हम उसके लिए कटर यूज करते हैं। जैसे हम चाकू से उसे काटते हैं, उसी तरीके से अगर लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में उन्हें यूज करना है तो भी कटिंग का मैकेनिज्म वहाँ पे अप्लाई होगा। हमने देखा अगर कोई मटेरियल हार्ड है, उसी तरीके से फ्राइबल है या फाइब्रस है, तो कैसे उनका साइज रिडक्शन होगा। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल इलास्टिक है, मतलब जैसे हमने उस पर कोई भी तरह का स्ट्रेस अप्लाई किया और अपनी पोजीशन पे वो रीगेन हो रहा है, तब उन मटेरियल्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो लो मेल्टिंग सब्सटेंसेज है उनको पहले आपको कूल डाउन करना होगा, उनका टेम्परेचर कम करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे जो सिंथेटिक गम्स हैं, जो वैक्स हैं या जो रेजिन्स हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और चिपक जाएंगी कहीं ना कहीं मिलिंग के टाइम पे। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कैसे मिल करेंगे, उसको हैमर यूज करके या फ्लूइड एनर्जी मिल में या फिर कोलॉइड मिल में ऐसे सब्सटेंसेस को का साइज रिड्यूस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स की बात करते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद मॉइस्चर लेके गीले हो जाते हैं और वेट मास बना देते हैं जिससे कि मिल ही चौक हो जाती है, तो उन केसेस में हम क्या यूज करेंगे, एक बंद सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और स्पेसिफिकली पोर्सलिन बॉल मिल
उसका यूज करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कि हाइग्रोस्कोपिक है। तो अगर आपका मटेरियल सॉल्वेटेड है, जैसे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे सोडियम सल्फेट की बात करें, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पानी लिबरेट हो जाएगा। अगर हम मिलिंग यूज करने लगेंगे तो भी मिल चौक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका मटेरियल ऐसा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही आप किसी मिल में उसको डालेंगे, हीट जनरेट होगी जब भी आप उसे ग्राइंड करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको पहले उस मटेरियल को चिल्ड करना होगा, उसका टेम्परेचर कम करना होगा, तभी आप उसका साइज रिडक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है उस सब्सटेंस का थर्मोलेबिलिटी। दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस डिग्रेड हो जाता है अगर आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे, और जनरली टेम्परेचर हाई हो जाता है जब भी आप किसी भी सब्सटेंस की मिलिंग करते हैं या उसका साइज रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल मेथड से। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्लोज्ड सिस्टम में और इनर्ट एटमॉस्फेयर में, स्पेशली वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऐसे केसेस में भी आपको एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर मिलिंग करना होगा और इनर्ट एटमॉस्फेयर में। इनर्ट क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी हुआ तो वो सब्सटेंस जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें विटामिन और एंटीबायोटिक्स की, उनको भी बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल में ही ग्राइंड किया जाता है। द रीजन बीइंग, उसका कारण क्या है कि ये सिस्टम्स क्लोज हैं और उसमें गैस का भी, इनर्ट गैस को भी सर्कुलेट करने का प्रोविजन हम कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिग्रेड हो जाते हैं हाइड्रोलिसिस से, ऑक्सीडेशन से, उनके लिए आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल के नेचर की ही बात करें तो फ्लेमेबल भी होते हैं बहुत से सब्सटेंसेस जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का है। अगर आप उसको बहुत फाइन डस्ट लेते हैं, जैसे डेक्सट्रीन हो गया, हमारा सल्फर हो गया, तो ऐसे सब्सटेंसेस को ग्राइंड करते हुए आप हमेशा एक्सप्लोजन प्रूफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस का यूज करेंगे और वो मिल जो है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, प्रॉपरली अर्थन करेंगे, प्रॉपरली ग्राउंडेड करेंगे, तभी आप ग्राइंडिंग को कैरी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आपको ये फैक्टर है जो कि रॉ मटेरियल का नेचर क्या है उसको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आप किस किस पार्टिकल साइज का मटेरियल एंटर कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक मिल बहुत आराम से चल रही है तो ये प्रॉपर साइज का आपको उसमें डालना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसकी प्री ग्राइंडिंग करके भी मटेरियल को साइज रिडक्शन के लिए डाल सकते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े लम्प्स हैं इन दैट केस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मॉइस्चर कितना है उस रॉ मटेरियल में। अगर तो मॉइस्चर 5% से ज़्यादा है तो मिलिंग प्रोसेस में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, जो मास है वो स्टिकी मास बन जाएगा। और अगर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा हुई तो और भी ज़्यादा स्टिक होके मिल चौक हो सकती है। तो इस केस में आपको पहले ड्राई ग्राइंडिंग करने से पहले उस सब्सटेंस का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 5% से नीचे लेके आना होगा, ड्राई करना होगा मटेरियल को। अगर मटेरियल सनलाइट प्रोन है तो आप उसे शेड में ड्राई कर सकते हैं, एयर ड्राई कर सकते हैं, ताकि उसका मॉइस्चर लेवल कम आ जाए, राइट। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि नेचर ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट के नेचर से रिलेटेड है, जैसे आपको कितना पार्टिकल साइज चाहिए, ठीक है, वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक। तो उस हिसाब से आप ग्राइंडिंग करेंगे। दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि पैरेंटल यूज में, इंजेक्शंस के लिए या ऑप्थेल्मिक यूज के लिए, आंखों में डालने के लिए अगर कोई ड्रग को फॉर्मुलेट करना है, उस केस में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, वो मटेरियल कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। किसी भी तरह का बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, उसके लिए उस मटेरियल को स्टेराइल किया जाता है। तो कितनी इजीली आप उसे स्टेराइल कर पा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब भी आप कोई मिल चूज करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। और स्टेराइल प्रोडक्ट्स से डील करने के लिए बॉल मिल और आपका फ्लूइड एनर्जी मिल बहुत सूटेबल है। इसके अलावा जो फैक्टर्स सेफ्टी से रिलेटेड हैं आपके,
उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मटेरियल को, अगर एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स है नॉन मेटेलिक मेटल का, जैसे मटेरियल का, जैसे सल्फर, स्टार्च हो गया, ये जनरली एक्सप्लोजन हैजर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में यूजफुल प्रिकॉशन क्या रहेगा कि आप मिल को एक आइसोलेटेड प्लेस पे ऑपरेट करें। आप इस तरह के मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन को यूज करें कि जो कि नॉन स्पार्किंग मटेरियल से बना हो, और जो स्टेनलेस स्टील है उसमें स्पार्किंग टेंडेंसी ऑर्डिनरी स्टील से कम होती है, इसीलिए हम वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को भी कंसीडर करते हैं। जो कॉस्ट है या आपका कितना पावर कंज्यूम हो रहा है साइज रिडक्शन करते हुए, कितना स्पेस वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट ले रहा है, कितना लेबर कॉस्ट लग रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ एक इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको मिल चूज करने में, डिसाइड करने में, सिलेक्ट करने में यूज होते हैं। जैसे अगर पार्टिकल साइज का कंट्रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो कॉस्ट के हिसाब से आप इक्विपमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप साइज रिडक्शन का कॉस्ट की अगर बात करें तो जनरली अगर साइज डिक्रीज होता जाएगा तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा साइज रिडक्शन का। इसीलिए आप एक बहुत फाइन, बहुत सुपर फाइन कैटेगरी में जाने के बजाय एक फाइनर डिग्री तक साइज रिडक्शन भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक सीखा कि साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म क्या है और क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं अलग अलग इक्विपमेंट को, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन और साइज रिडक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट चूज करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।